नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ उमंग मथुर। आपको बता दें कि एक तरफ तो देश में लगातार कोरोना संक्रमितों की संख्या में इजाफा हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ अभी तक मजदूरों का घर पहुंचने का सिलसिला जारी है। लेकिन ना तो सरकार इन मजदूरों की आवाज सुन रही है और ना ही इनके घरों तक पहुंचाने के लिए कुछ व्यवस्थाएं कर रही है। हालांकि बोला जा रहा है बसें लगाई गई हैं, ट्रेनें लगाई गई हैं, लेकिन उसके बाद भी हजारों की संख्या में मजदूर सड़क पर है, जिससे अन्य राज्यों में रहने वाले मजदूर पैदल ही पलायन करने को मजबूर है। जहां कई मजदूर घर की दहलीज पर पहुंचने से पहले ही सड़क हादसों में अपनी जान गंवा चुके हैं। हालांकि सरकार ने आर्थिक पैकेज में मजदूरों के लिए राहत देने के लिए कई ऐलान किए, लेकिन सवाल यह है कि आखिर जो घोषणाएं हुई उनका लाभ उन्हें जब मिलेगा जब वो जिंदा अपने घर पहुंचेंगे। तो वहीं अब इन मजदूरों को लेकर देश में सियासत भी अपने चरम पर है, जिसमें चाहे उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार के श्रम कानून में बदलाव करने की बात हो या फिर पश्चिम बंगाल की ममता सरकार की ओर से राज्य के श्रमिकों को वापस लाने के लिए उचित कदम नहीं उठाने की बात हो। तो वहीं अगर बात की जाए राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार की, तो उन्होंने भी इस प्रकार के आदेश निकाले हैं, जो कि उत्तर प्रदेश सरकार ने भी निकाले और तमाम राज्य सरकारों ने कहा है। और अब तो सुप्रीम कोर्ट तक ने कह दिया है कि मजदूर पैदल सड़क पर ना चले, उनके लिए समुचित व्यवस्थाएं की जाए। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों को फटकार लगाई है और तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी अपने अपने अधिकारियों को कहा है, डीएम लेवल तक के अधिकारियों को कहा है कि इन मजदूरों को सुरक्षित बस और ट्रेन में जगह दिलवाएं, इनको इनके घरों तक पहुंचाएं, इसकी जिम्मेदारी लें। आए दिन इन अधिकारियों को फटकार लगती है, लेकिन फिर भी नतीजा वही, ढाक के 3 पात। आज भी सुबह कई मजदूर काल के गाल में समा गए। तो सवाल वही है कि आखिर कब तक मरते रहेंगे मजदूर? कोरोना, मजदूर और इस सियासत के खेल में आखिरकार क्या फायदा हो रहा है, क्या नुकसान हो रहा है, ये शायद आम आदमी को पता तक नहीं पड़ रहा। और सबसे बड़ी बात, जब इन मजदूरों से बात की गई तो इनका कहना था कि हमारे पास किसी भी प्रकार की कोई सरकारी मदद नहीं है। कई मजदूरों ने तो ये भी कहा कि हमने ऑनलाइन कई बार कोशिश करी, लेकिन उसके बाद भी हमें बस में या ट्रेन में जगह तो छोड़िए साहब, रिजर्वेशन तक नहीं मिला, ना कोई इंफॉर्मेशन मिली। और सबसे बड़ी बात आपको बताया, अगर राजस्थान की हम बात करें तो खबर है कि दौसा में कई मजदूरों ने करीब 1 से 1.5 लाख अपनी जेब से इकट्ठा करके बसें बुक करवाई हैं और पश्चिम बंगाल अपने गृह राज्य की ओर रवाना हुए हैं। और ये हालात लगभग हर राज्य में है, और वो भी तब जब राज्य सरकारें अपने अपने अधिकारियों को निर्देशित कर चुकी हैं। तो वहीं इस पर बात करने के लिए जयपुर राजस्थान से वरिष्ठ संवाददाता रमेश पुरोहित हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। उत्तर प्रदेश लखनऊ से विशेष संवाददाता शेखर आनंद त्रिवेदी भी लाइव जुड़े हैं और उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के रेजिडेंट और एडिटर गौरव गुप्ता जी भी हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। सबसे पहले शेखर, आपके पास मैं आना चाहूंगा। जिस प्रकार से बात की जा रही है, अगर हम उत्तर प्रदेश की हम बात करें, क्योंकि बार बार हम इस पर चर्चा कर रहे हैं और इस पर चर्चा करने का जो हमारा मुख्य कारण है वो यही है कि सरकार के कानों तक ये बात पहुंचे, क्योंकि सरकार सिर्फ घोषणाएं कर रही है, सिर्फ और सिर्फ अपने अपने अधिकारियों को डांट फटकार का दौर चल रहा है, लेकिन उसके बाद भी कोई असर दिखता नहीं है। क्योंकि आज भी मजदूरों की मौत हुई है और बड़े पैमाने पर जो पूरे देश भर में मजदूर जो हैं वो उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड से आते हैं, और उसके बाद में अगर कहीं से बड़ी संख्या है तो वो पश्चिम बंगाल के श्रमिकों की है। और ये चारों राज्यों के श्रमिक पूरे देश भर में फैले हुए, यहां तक कि विदेश तक जाते हैं। और अब सवाल यही है, घोषणाएं हो रही हैं, आर्थिक पैकेज की दूसरी किस्त लागू हो चुकी है, तीसरी लागू हो चुकी है और आज भी होने वाली है। तमाम दावे सरकारों के माध्यम से किए जा रहे, लेकिन उसके बाद भी मजदूरों की मौत का यह सिलसिला नहीं रुक रहा है। शेखर, देखिए, इसमें 2-3 चीजें समझनी पड़ेंगी। तो यह है कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल
जी वो वापस अपने राज्य तक जाना चाहता है। अब उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से हादसे हो रहे हैं, अगर आप उस पर गौर करेंगे तो ये समझ में आएगा कि उत्तर प्रदेश के रहने वाले जो मजदूर हैं, उसकी भी तादाद है दुर्घटनाओं में जिनकी जान गई है। लेकिन उससे भी ज्यादा बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश एक ऐसा इलाका है जहाँ अगर आप गुजरात या राजस्थान से चलते हैं और पश्चिम बंगाल जाना है तो आपको उत्तर प्रदेश की सीमा में दाखिल होना होगा और फिर सीमा से बाहर निकलना होगा। इसी तरीके से अगर आप देश के पूर्वी छोर से पश्चिमी छोर पर जाना चाहते हैं, यानी पश्चिम बंगाल वगैरह पूर्वी छोर से पश्चिमी छोर पर जाना चाहते हैं, यानी पश्चिम बंगाल वगैरह की तरफ से आप गुजरात राजस्थान जाना चाहते हैं, तो भी आपको यूपी की सीमा पार करनी पड़ेगी। जी इसी तरीके से उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर अगर आपको जाना है तो वो भी उत्तर प्रदेश की सीमा में आप दाखिल होंगे और इस सीमा को पार करके अगले राज्य में जाएंगे। तो ये जिस तरीके की उत्तर प्रदेश की पोजीशनिंग है वो अपने आप में बहुत मायने रखती है। और इस वजह से चूंकि एक ट्रांजैक्शन पॉइंट है या ट्रांजैक्शन लगातार इस राज्य से हो रहा है, इसलिए दुर्घटनाओं की जो संख्या है वो यहां पर ज्यादा दिखाई देती है। दूसरा एक बड़ी चीज ये है कि जिस तरीके से दुर्घटनाएं हाल के दिनों में बढ़ी हैं उसमें किसी तरीके की साजिश तो नहीं है, या वो दुर्घटनाएं लगातार क्यों हो रही है इस बात की भी चिंता की जा रही है। मुख्यमंत्री ने औरैया की जो घटना हुई है उस पर जो ट्रक मालिक हैं उनके खिलाफ मर्डर का मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं अधिकारियों को। तो ये समझने वाली बात है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके की स्थितियां हैं उससे निपटने की कोशिश हो रही है, लगातार हो रही है, लेकिन अब वो चीजें कितनी आगे बढ़ती हैं, किस तरीके से उस पर रोकथाम लगती है, ये देखने वाली बात है। बिल्कुल शेखर, आपने कहा कि देखने वाली बात है और सीधी सी बात है कि अब ये मजदूर, ये श्रमिक जो अपने अपने घर बार से दूर रोटी कमाने के लिए गए थे, अब जब वापस अपने घर लौटना चाहते हैं, तमाम उन सरकारी दावों का फायदा शब्द मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, फायदा उठाने चाहते हैं जो पिछले कुछ 2-3 दिन में केंद्र सरकार की ओर से हुए हैं। लेकिन उन फायदों को ऐसा लगता नहीं है कि कुछ एक आध मजदूर उनको उठा भी पाएंगे या उनका किसी भी प्रकार से अपने स्वरोजगार के लिए, अपने परिवार के लिए कुछ इस्तेमाल भी कर पाएंगे, क्योंकि ये अपने घर तक पहुंच ही नहीं पा रहे। खैर रमेश जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। जिस प्रकार से अभी शेखर ने भी बताया कि राज्य सरकारें, तमाम राज्य सरकारें कोशिश कर रही हैं, आदेश दिए जा रहे हैं, सरकारी अधिकारियों को फटकार लगाई जा रही है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी दिक्कतें पेश आ रही हैं जो पूरी तरीके से इन चीजों पर लगाम नहीं लग पा रही है। रमेश जी, क्या कहेंगे राजस्थान की स्थिति के बारे में? सबसे पहली बात, संवेदनशील सरकार, पारदर्शी सरकार और जवाबदेही सरकार जी, यह किसी भी सरकार की पहली प्राथमिकता होती है। और जब वो शपथ ग्रहण करती है तब जो शब्द बोले जाते हैं वो 3 शब्दों के इर्द गिर्द ही सारा जो है सिस्टम चलता है। जवाबदेही होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। किसी भी सरकार की यह सबसे बड़ी जवाबदेही यही होती है कि वह अपने सीमाओं में जो रहने वाले जो नागरिक हैं उनके कल्याण के लिए जो भी संभव हो सके पहला काम वो करे, तो जवाबदेही उनकी बनती है। दूसरा कि पारदर्शी होना चाहिए, तो कानून, नियम, नीति, योजनाएं, कार्यक्रम जो बनते हैं उसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, ये भी उस सरकार की जिम्मेदारी और जवाबदेही होती है। और तीसरा कि वह सरकार जो है किस तरह से उन अपनी जो है कार्यक्रमों को लागू करवा पाती है। तो ट्रांसपेरेंसी हो गई, जवाबदेही हो गई और पारदर्शी हो गई, ये सब चीज़ें उसमें शामिल होती है। लेकिन जब इस तरह की जब आपदाएं आती है, महामारी आती है, मैं कई बार कहता भी हूँ कि इन चीज़ों को आपको एक तो तात्कालिक दृष्टि से भी देखना पड़ता है और दूसरा कि लॉन्ग टर्म इसकी इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से होगा, उन योजना और कार्यक्रमों का दीर्घकालीन जो उसका प्रभाव है वो क्या पड़ेगा, वो भी आपको देखना पड़ता है। तो किसी भी सरकार को 2 स्थिति पर हमेशा जो काम करना पड़ता है, एक तो तात्कालिक समस्या का निवारण किया जाए, दूसरा कि भविष्य में उस तरह की समस्या अगर आती है तो उसका मैकेनिज्म किस तरह से होगा वो भी अभी आपको फॉर्मेट करके चलना पड़ेगा। कोरोना काल के दौरान जो दिक्कत उत्पन्न हुई है, एक नई जो है बीमारी जैसा आया है, पूरा विश्व इससे प्रभावित हुआ है, तो हर सरकार का ये दायित्व बनता है कि वह हमेशा के लिए और भविष्य की जो है आशंकाओं को ध्यान में रखते हुए अपना काम करे। ये तो हुआ एक बात। लेकिन अब आप आते हैं कि मजदूरों का जो पलायन जिस तरह का हो रहा है वो जो है
हर आदमी अपने घर जाना चाह रहा है, ठीक है, लेकिन इस दरमियान जो अव्यवस्थाएं देखने को मिल रही है कि वह व्यक्ति जो है पैदल ही कैसे है, जो अपने 1,500-700 किलोमीटर दूर पैदल जा रहे हैं, उसमें भी वो लोग, महिलाएं भी शामिल है, बच्चे भी शामिल है। रोजाना जो है फोटोज में देखते हैं, वीडियोस में देखते हैं कि किस तरह से वो एक कंधे पर जो है अपने सामान गठरियां को ढोते हुए जा रहा है। तो सरकार को क्या ये सारी चीजें दिख नहीं रही है? अगर दिख रही है तो क्या वो आंख मूंद कर काम कर रही है? क्यों नहीं उन लोगों को रास्ते में खाने की सुख सुविधाओं की उपलब्धियां करवा दी जाए, और जहां पे भी वो रुकते हैं, रात को विश्राम करते हैं, तो वहां पर उनको जो है चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध है, ताकि रास्ता। और तीसरी बात कि जब दिल्ली और बॉम्बे की जो घटना हुई थी, हजारों लाखों की संख्या में जो है प्रवासी मजदूर एक दूसरे की जगह जाने को बेताब थे, उस समय बीच में सभी सरकारों ने ये एक मांग की थी कि वहाँ पर जो है रेलगाड़ियाँ चलाई जाए या बसों की उपलब्ध जो सुनिश्चित की जाए। राजस्थान में भी जब दिल्ली से ये जो माइग्रेट होकर के आने वाले थे, तब रोडवेज ने इस तरह की व्यवस्थाएं की थी कि जिस सीमा, राजस्थान की सीमा से लेकर के गंतव्य स्थान तक जो है उन लोगों को छोड़ा जाएगा। अब जब ये पैदल जा रहे हैं, आगरा रोड हो या दिल्ली रोड हो, हजारों की संख्या में पैदल व्यक्ति जाते हुए दिखते रहे हैं, तो क्या प्रशासनिक अधिकारियों को इस बात का इल्म नहीं है कि वे उनके लिए कुछ ऐसी व्यवस्थाएं करें कि जहां तक वो जाना चाह रहा है, जिस सीमा तक जाना चाह रहा है, रोडवेज की बसें, रवि जी माफ कीजिएगा, आपको बीच में रोक रहा हूं। सबसे बड़ा सवाल ही यही है, खुद मुख्यमंत्री भले ही राजस्थान के हो, उत्तराखंड के हो, उत्तर प्रदेश के हो या और भी किसी राज्य के हो, खुद मुख्यमंत्री ने आदेश दिए हैं कि सरकारी अधिकारी ये सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी मजदूर, श्रमिक, कामगार सड़क पर पैदल ना चले। अगर उन्हें पैदल चलता दिखाई देता है तो उससे वो रिक्वेस्ट करके उसे किसी दूसरी जगह उसको ठहराएं, जब तक उसकी बस की, ट्रेन की व्यवस्था नहीं हो जाती। और जब तक ये व्यवस्था नहीं हो जाती तब तक उसके खाने पीने की, रहने की व्यवस्था की जाए। क्वारंटाइन में अगर उसको रखने की जरूरत है तो उसकी भी व्यवस्था की जाए। और ये आदेश कोई आज के या कल के नहीं है, ये कम से कम हफ्ता भर पहले के आदेश दिए गए हैं, जब पहला सड़क हादसा इस तरीके का हुआ था। और दूसरी सबसे बड़ी बात, औरैया की जो घटना हुई है वो इतनी शर्मनाक और दर्दनाक घटना है कि ये मजदूर सुबह 3-3:30 बजे पहले इन्हें चाय की तलब लगी थी, सड़क किनारे गाड़ी इनकी खड़ी थी, कुछ मजदूर उस गाड़ी में सो रहे थे और कुछ चाय पीने के लिए उतरे थे। सड़क किनारे खड़ी गाड़ी को एक ट्रक इतनी तेज टक्कर मारता है कि जो गाड़ी में जो मजदूर सो रहे थे उनमें से कई लोग अपनी आंख भी नहीं खोल पाए, सुबह का सूरज भी नहीं देख पाए। वो ये हालात है हमारी सड़कों पर, और वो भी तब जब तमाम सरकारी अधिकारियों को आदेश दिए गए हैं, तमाम टोल नाकों पर पुलिस बल तैनात है ये सुनिश्चित करने के लिए कि कोई कोरोना का मरीज हमारी राज्य की सीमा में ना आ जाए। इतनी जांच, इतने सुरक्षा बल, इतने पुलिस बल होने के बावजूद ऐसे हादसे दिन प्रतिदिन हो रहे हैं, तो ऐसे में जवाबदेही तो तय करनी ही पड़ेगी। खैर गौरव जी, आपके पास मैं आना चाहूंगा, क्या कुछ कहना चाहेंगे इन पूरे हादसों पर? क्योंकि उत्तराखंड की भी एक समस्या रही है पलायन की, तो वो समस्या हालांकि अब धीरे धीरे दूर हो रही है, क्योंकि हजारों की संख्या में लोग वापस अपने गृह राज्य लौट रहे हैं। लेकिन रास्ते में लौटते समय कई लोग तो अपने गृह राज्य की रेखा तक को छू नहीं पाते और मौत को गले लगा लेते हैं। क्या कहेंगे गौरव जी? देखिए उमंग, जिस तरह की ये चीज़ें देखने को मिल रही हैं उस पर लगातार विपक्ष बेहद संगीन तरीके से हमलावर हो रहा है। मैं लगातार देख रहा हूँ कि जो देश के बड़े नेता हैं और ख़ासकर उत्तर प्रदेश में राजनीति के लिए मुखर जाने जाते हैं, अखिलेश यादव हों, मायावती हों, प्रियंका गांधी हों, गौरव जी माफ कीजिएगा, यहाँ मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ। इसी बात पे, आपकी इसी बात पे एक सवाल यहाँ उठता है कि तमाम विपक्ष के लोग आरोप प्रत्यारोप का दौर तो उन्होंने चालू कर ही रखा है, और शायद इसीलिए हमने हमारी चर्चा का जो आज जो विषय भी रखा है वो यही है, कोरोना, मजदूर और सियासत। सबसे आखिरी में सियासत आती है। ये लोग भूल जाते हैं कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी राज्य में ये भी सत्ता पक्ष में बैठे हैं या फिर इनके समर्थन से कोई सरकारें चल रही हैं। और अगर इन्हें इतना ही दया आ रही है, इतने ही आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, तो क्यों नहीं निकल जाते अपने दल बल के साथ इन मजदूरों की मदद करने के लिए? गौरव जी।
बिल्कुल सही सवाल है आपका। और जिस तरीके से सरकार और मजदूर और सियासत को लेकर बात आ रही है उमंग, मैं हाल ही के कुछ ट्विटर अकाउंट पर जो अपडेट आए हैं, क्योंकि इस समय देखने को मिल रहा है कि विपक्ष सिर्फ बयानबाजी कर रहा है और उस बयानबाजी के साथ सरकार को किस तरीके से घेर रहा है। मैं एक दो ट्विटर अकाउंट के हवाले से आपको बताना चाहूँगा कि प्रियंका गांधी ने अब से 1 घंटे पहले सरकार से सवाल किया है कि वह सब कुछ देखकर अनजान बनी हुई है, क्या सरकार के पास बयानबाजी करना ही रह गया है। तो मौजूदा समय में जिस समय अखिलेश यादव भी लगातार इस चीज़ को लेकर कह रहे हैं उमंग कि एक महा एपिसोड चल रहा है, जैसे रामायण महाभारत चल रहा था, ऐसे अब पीएम आते हैं, वो हेडलाइन दे जाते हैं और लगातार रोज 3, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस वित्त मंत्री की हो चुकी है, उस पर लगातार सवाल आ रहे हैं। और यही कारण है कि अखिलेश यादव का जो एक हाल ही में ट्विटर के हवाले से आया है कि ये सच की बुनियाद पर कभी नहीं दिखाई दे रहा है कि जिस गरीब के भरोसे की नींव पर महल तैयार हुआ था, सरकार को उस गरीब की कोई चिंता नहीं है। मौजूदा समय में इन मौतों को अगर देखें, प्रवासियों के लौटने के क्रम को देखें और सरकार के आर्थिक पैकेज को देखें, तो पूरी तरीके से अब सियासत हो चली है। कोरोना के कहर पर यह सवाल सरकार पर भी उठने लगा है उमंग की पूरी तरह से सरकार जो है वो प्रवासी मजदूरों को हक देने के मामले में, सुविधा देने के मामले में, उन्हें घर पहुंचाने के मामले में कहीं ना कहीं वो उसका जो तैयारी है वो विफल साबित हुई है। हालांकि आर्थिक पैकेज को एक मरहम के रूप में जरूर देखा जा रहा है, मगर प्रवासी मजदूरों को ये बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है। खासकर बड़े नेताओं को जब समझ में नहीं आ रहा है कि सरकार उनकी कैसे राहत कर रही है, बड़ा सवाल है। और मैं अगर बात करूं उत्तर प्रदेश की, उत्तराखंड की, राजस्थान की, तो तमाम जगह अभी भी ये स्थिति बनी हुई है कि प्रवासी मजदूर लाखों जो है समस्याओं से ग्रसित हैं। इतनी ज़्यादा तस्वीरें जो विचलित कर देने वाली आ रही हैं, और उसमें मौतों का आंकड़ा बढ़ना कोरोना कहर से नहीं बल्कि प्रवासियों के एक्सीडेंट से, प्रवासियों की मौतों से, ये बड़ा सवाल खड़ा करता है। और सियासत में अब ये साफ है कि इन लोगों को भी ट्विटर अकाउंट से बाहर निकलना होगा उमंग। जैसा आप कह रहे हैं कि बयानबाजी तो ये भी कर रहे हैं, धरातल पर हमें कहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश में नहीं दिखाई देते हैं यदा कदा कुछ तस्वीरों को छोड़कर कि कोई वो बड़े काम कर रहे हो इस समय कोरोना को लेकर या प्रदेश की जनता को लेकर, प्रवासी मजदूरों को लेकर। और यही कारण है कि सबके इतर अब ये सवाल उठने लगे हैं कि आखिरकार केंद्र सरकार और राज्य सरकार इस तरीके के दर्द को कब तक मिटा पाएंगी। जी उमंग। बिल्कुल गौरव जी, आपने सही कहा। सबसे बड़ा सवाल यही है कि भले ही केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, इस दर्द को वो कब तक निपटा पाएंगी, क्योंकि सबसे बड़ा जो दर्द इस समय पूरे विश्व में चल रहा है वो कोरोना से मुकाबले का है। कई लोग कोरोना के कारण काल के गाल में समा गए हैं और दिनों दिन ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। शेखर, आपसे मैं जानना चाहूंगा, जिस प्रकार से कोरोना की भी बात हम कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं कि कोरोना का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, तो पहली चीज ये है कि मजदूर दिल्ली और मुंबई में जब बड़ी संख्या में वहां पर इकट्ठा हुए थे, तब से मजदूरों के पलायन की बात वहीं से स्टार्ट होती है। और उसके बाद तमाम राज्य सरकारें या फिर विपक्ष के नेता, हम कह सकते हैं कि उन्होंने केंद्र सरकार को घेरना शुरू कर दिया। लेकिन फिर मेरी वही बात को मैं दोहरा रहा हूं कि ये लोग ये क्यों भूल जाते हैं कि कहीं ना कहीं राज्य में इनके दल की भी सरकार चल रही है। उत्तर प्रदेश के लिए योगी आदित्यनाथ को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, लेकिन महाराष्ट्र में इनके दम से सरकार चल रही है, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, और लगातार इन दोनों राज्यों से भी इसी प्रकार की खबरें आ रही हैं। तो क्या वहां के लिए इनका कोई दायित्व नहीं है? क्या ये सिर्फ और सिर्फ अपने एसी कमरों में बैठ के ट्विटर, जूम और सोशल मीडिया के हर उस प्लेटफॉर्म का उपयोग सिर्फ सरकारों को कोसने में करते रहेंगे? क्यों नहीं सड़क पर निकल जाते? क्या इनको कोरोना महामारी का इतना डर सता रहा है? शेखर, कहावत है खाली दिमाग शैतान का। जी, तो जो रहने की आदत थी वो खाली बैठे हुए हैं, उनके पास कोई काम तो है नहीं, तो खाली दिमाग शैतान का। अब हो क्या रहा है मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से बताता हूं। जी। आज मेरे एक मित्र ने अपने, वो एक बड़े दूसरे चैनल में है, उन्होंने अपनी एक खबर को किस तरीके की स्थिति है वगैरह वगैरह, मैंने उस खबर पर उनकी सवाल उठाए और सवाल उठाने के बाद उनसे कहा कि आप अपने रिपोर्टर से कंफर्म कीजिए कि ये स्टोरी प्लांट की गई है या वास्तविकता है। जी, ओहदे पर हैं, उन्होंने तुरंत कंफर्म कराया और आप यकीन जानिए वो खबर राजस्थान की ही थी। जिस तस्वीर को उन्होंने लगाया था, जब क्रॉस चेक हुआ है तो वो रिपोर्टर उससे मेल पर जब खबर क्लैरिफिकेशन मांगा गया है तो
स्थिति यह है कि लोगों को खड़ा करके और उनके हाथ में डंडा पकड़ा के उन्हें विकलांग दिखाते हुए एंगल से फोटो खींची जा रही है। और बड़े बड़े मीडिया संस्थान ऐसे हैं जो इन खबरों को बाकायदा पब्लिश कर रहे हैं, वो ब्रेकिंग चला रहे हैं जी। तो ये जो स्थितियां बनी हुई है, मीडिया को अगर पब्लिक कटघरे में खड़ा करती है तो उसके पीछे ये वजह नहीं है कि ईमानदार पत्रकार नहीं है या सही तरीके से नहीं हो रही है। उसके पीछे ये भी एक बड़ी वजह है जो इस तरीके से खबरों के पैमाने बदल करके और मेलाफाइड इंटेंशन के साथ चीजों को प्लान किया जाए। अब आप ये पूछेंगे कि साहब ये इसमें क्या है, मतलब कोई रिपोर्टर अगर कर देता है तो ये उसकी गलती नहीं। हो क्या रहा है अब मैं आपको बताता हूं। 27-28 मार्च जब लॉकडाउन का पहला चरण था, 24-25 मार्च को लागू हुआ, और 5 दिन के बाद आपको याद होगा उत्तर प्रदेश की सीमा पर गाजियाबाद नोएडा में दिल्ली और हरियाणा से तमाम एक मजदूर आकर के, आप कहेंगे कि साहब ये क्या अचानक, वो तो चले आए थे जी। और क्योंकि अभी एक लॉकडाउन का माहौल चल रहा है, इसलिए उन सारी चीजों को सतह पर लाने से भी एजेंसियां बच रही है। लेकिन रिपोर्ट आ रही, उस रिपोर्ट में यह बात साफ कही गई है कि दिल्ली सरकार की तरफ से उन इलाकों में जो हरियाणा से भी सटे हुए, उत्तर प्रदेश से सटे या दिल्ली के वो इलाके जहां पर ऐसे प्रवासी मजदूर रहते हैं, नेटवर्क बना करके अफवाहें फैलाई गई। देश के कई बड़े पत्रकार ऐसे हैं जो अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट करते हैं और उसके बाद उसी ट्विटर को दिल्ली सरकार के उप मुख्यमंत्री रीट्वीट करते हैं। दिल्ली सरकार के या आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता उसको रीट्वीट करते हैं। तो आप ये बताइए कि ये नेक्सस नहीं है तो क्या है? अगर वही ट्वीट करना था, वही भावना आपकी थी, तो आप अपने ट्विटर हैंडल से भी करते थे। ये आपको समझना पड़ेगा कि एक तरीके का नेक्सस है जो अपनी तरीके से फंक्शन कर रहा है। मैं चाहूं तो उनका नाम ले सकता हूं, मेरे पास पूरे सब है, लेकिन मैं नाम नहीं ले रहा हूं, इतना उनको बख्श रहा। दूसरी चीज ये है कि एक जब सरकारें सवाल उठा रही है, दूसरी चीज ये है कि एक जब सरकारें सवाल उठा रही हैं, जो लोग सवाल उठा रहे हैं वो ये नहीं बता रहे हैं कि पर्दे के पीछे साजिशें किस तरीके की हो रही हैं। उमंग, जिस तरीके की स्थिति है, चाहे महाराष्ट्र हो चाहे दिल्ली हो, अलग अलग जगहों पर मजदूरों के ऐसे इलाके जहां पर ठेकेदारी के एवज में काम होता है, मतलब एक आदमी ठेकेदार होता है, वो 150 लोगों को गांव गली से लेकर के आता है, उनके रहने खाने का इंतजाम करता है और काम दिलाता है, और बदले में उनसे कुछ कट कमीशन लेता है या फैक्ट्री की तरफ से उसे मिलता है। उसी ने अफवाहें फैलाई और उसका दिया गया तीसरी तरफ से। तो ये चीजें भी हैं जो सामने नहीं लाई जा रही हैं। दूसरी तरफ ऐसी रिपोर्ट्स, ऐसे फोटो, ऐसी तस्वीरें भी वायरल की जा रही हैं जिससे लोगों को ये लग रहा है कि बताइए सरकार क्या कर रही है। ये हकीकत है कि जो औरैया में हादसा हुआ है उससे कोई इनकार नहीं कर सकता, बहराइच में जो हादसा हुआ है उससे कोई इनकार नहीं कर सकता, मुजफ्फरनगर में जो हादसा हुआ है उससे कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन एक के बाद एक इतने हादसे, और जिस तरीके के हादसे हो रहे हैं, सड़कें खाली हैं, आप इमेजिन करिए, सड़कें खाली हैं लॉकडाउन। बिल्कुल शेखर, माफ कीजिएगा, यहाँ आपको मैं बीच में रोक रहा हूं। सबसे बड़ा सवाल ही यही है, याद कीजिए एक बार हमारी इसी CAA NRC NPR पर एक चर्चा चल रही थी, फिर उसके बाद हमने आतंकवाद की भी बात करी, तो उस समय भी ये बात हमने डिस्कस करी थी कि ऐसा लगता है कि पिछले 10 या 15 साल से एक पूरा एक ग्रुप बना हुआ है जो पूरे भारतवर्ष में किसी एक घटना को शुरू करता है और उसके बाद लगातार वैसी घटनाएं होनी शुरू हो जाती हैं। एक प्रकार से हम इसको कह सकते हैं कि ट्रेंड शुरू हो जाता है। हालांकि यहां पर इस शब्द को उपयोग करना बहुत गलत है, लेकिन फिर भी जिस प्रकार से हम देख रहे हैं पिछले 4-5 दिन से खाली सड़कें हैं, खाली सड़कों पर साइड में खड़ी हुई गाड़ियां हैं, उनमें एक्सीडेंट हो रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है, जब पूरा ट्रैफिक चालू होता है, एक्सीडेंट होते हैं, तब कुछ और बात होती है। लेकिन जैसा कि आपने कहा, खाली सड़कों पर 24 से 25 लोग मर रहे हैं। वाकई में सरकारों को, अधिकारियों को सोचने की बेहद जरूरत है यहां पर। शेखर, इसमें कोई दो राय है नहीं उमंग, यही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, और हमारे बहुत सारे दर्शकों को मैं ये चीज क्लियर करना चाहता हूं कि देखिए, ढाबे पर जब चाय पी जाती है, हम और आप भी सफर करते हैं, अपनी अपनी गाड़ियों से करते हैं जी। ढाबे के उस कैंपस में इतनी जगह होती है कि हम गाड़ियां घुमा करके अंदर पार्क करते हैं। फर्ज कीजिए कि नहीं भी जगह होती है, हमने रोड साइड में पार्क किया, तो भी वो कुछ सड़क के बीच में नहीं होती जी। और जिस हाईवे पे हुआ है वो 8-8 लेन के एक्सप्रेसवे हैं जी, 6-6 लेन के एक्सप्रेसवे हैं। आप इमेजिन करिए कि ट्रक वाला क्या, मतलब जिस ट्रक ने उसमें आकर के टक्कर मारी, वो क्या कर रहा था कि साहब मैं रोड के किनारे किनारे जा रहा हूं। अरे कमाल है ये। अभी उस पर मर्डर का मुकदमा जब ट्रक मालिक पर डाला गया है,
ये खुलासा होने दीजिए। निश्चित रूप से इस तरीके की स्थितियों जो बन रही है खासतौर से उत्तर प्रदेश में, इसका खुलासा होगा। और छोड़ दीजिए आप, उन्नाव में जो एक विधायक के ऊपर मामला चल रहा था मर्डर और रेप का, जो जेल में भी है, सेंगर जी, उसमें जो पीड़ित पक्ष था उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ। देखने में सामान्य लगता है, लेकिन जब जांच कराई गई तो पता यह चला कि उसी के एक ठेकेदार ने और उस ट्रक ने उनकी गाड़ी में टक्कर मारी थी। वो सारी चीजें खुल करके आ गई, आज उसके ऊपर और धाराएं लगी। तो आप क्या समझ रहे हैं कि मतलब ये सारी चीजें बस हो रही हैं, हमें नहीं पता है? अरे भाई, मजदूर तो मुंबई से तेलंगाना भी जा रहा होगा, महाराष्ट्र से निकल करके वो आंध्र प्रदेश भी जा रहा होगा, वो महाराष्ट्र से निकल करके राजस्थान भी आ रहा होगा। उनके हाईवे पर कोई चीज क्यों नहीं हो रही? ना हो देश में कहीं पे भी इस तरीके के हादसे, ये जरूरी है। इसी तरीके से जब उत्तर प्रदेश में योगी की या मोदी की सरकार बनी 2014 में, जिस दिन शपथ ग्रहण हो रहा था उस दिन ट्रेन हादसा होता है। उसके बाद एक ट्रेनों के ऊपर, पटरियों पर बम लगाए जाते हैं, या फिर वो ट्रेनें, वो पटरियां जो है वो क्षतिग्रस्त पाई जाती हैं, ट्रेन हादसे का शिकार होती। जांच हुई तो पता चला कि साहब उसकी कोई क्लिप खोल रहा है, कोई पटरी काट रहा है, और ये अपनी तरह की साजिश है। ये कुछ नहीं, ये पूरी सोची समझी राजनीति, रणनीति के तहत इस तरीके की स्थितियां पैदा की जा रही हैं। सरकार को कटघरे में खड़ा करने के लिए आम लोगों की लाशें बिछाई जा रही हैं, और उन लाशों पर ही कोई अपनी सरकार या सत्ता तक पहुंचना चाहता है। वरना रेलवे का इतना पुराना सिस्टम है, कोई दुर्घटना होती है वो समझ में आती है, बसें चल रही हैं, ट्रकें चल रही हैं, गाड़ियां चल रही हैं सड़कों पर, ये समझ में आता है। हर आदमी अपनी तरीके से प्रिकॉशन लिए होता है। और लॉकडाउन के दौर में 3 बजे अरे झपकी आएगी तो कोई एक घटना होगी, 2 घटना होगी। कल वहां 13 मर गए, परसों वहां 8 मर गए, आज यहां 24 मर गए। ये सामान्य बात है क्या? और ये सामान्य बात अगर नहीं है तो फिर इसकी जांच होनी चाहिए। और उन सरकारों के खिलाफ भी मेरा मानना यह है कि बहुत सख्त कार्रवाई होनी चाहिए जिन लोगों ने इस तरीके की अफवाहें फैलाने के लिए काम किया है, पैसे दिए हैं, और लगातार वो खबरें मीडिया में प्लांट भी करवा रहे हैं। मैं पूरी जिम्मेदारी से इस बात को बिल्कुल शेखर, आपने सही कहा कि तमाम, भले ही वो कितने भी बड़े ओहदे पर हो, भले ही वो कैबिनेट में हो, मिनिस्टर्स हो या कोई भी हो, ऐसे हर उस व्यक्ति के खिलाफ जांच होनी चाहिए, उसको सजा मिलनी चाहिए। ना सिर्फ ये मजदूरों के पलायन वाली घटना के लिए दिल्ली सरकार के उप मुख्यमंत्री जिम्मेदार है, बल्कि अगर हम बात करें, अगर हम ध्यान दें, CAA, NRC, NPR का जब मुद्दा शुरू ही हुआ था, उस समय भी दिल्ली की सरकार के उप मुख्यमंत्री, दिल्ली सरकार के एक मंत्री सवालों के घेरे में थे। लगातार उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से इस प्रकार की अफवाहें उड़ाई थी कि पुलिसकर्मी पेट्रोल डालकर बसों को जला रहे। ये उन्हीं की अफवाहों का काम था, ये उन्हीं के मंत्री की अफवाह का काम था। अरे उमंग, आप ये बता रहे हैं जी, जो CAA का प्रदर्शन हो रहा था जी, शाहीन बाग में जो महिलाएं और वो CAA के खिलाफ प्रदर्शन कर रही थी, अभी जब वहां पर इसी लॉकडाउन के दौरान वो सब हटाए गए हैं, बस अड्डे का जो शेड होता है उसको उन्होंने कमरे में बदल लिया। और कमरे में बदलने के बाद एक लड़की है जिसकी शादी हुई या नहीं हुई, आज वो दुनिया भर की सफाई दे रही है, वो गर्भवती निकली जी। आप बताइए वहां पर क्या हो रहा है? याशी का अड्डा बना के रखा था इन लोगों ने, और उसके बाद ये बात। शेखर माफ कीजिएगा, बीच में रोक रहा हूं, हालांकि समय अभी इजाजत नहीं देता है। इस समय बुलेटिन में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद इन्हीं चर्चा को हम यूं ही जारी रखेंगे।